नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको जाने अनजाने में उनका काम हम सब लोग देखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं रेशियो एडवर्टाइजमेंट कंपनी के संस्थापक। हमारे साथ उपस्थित हैं सत्यप्रकाश रेशियो अग्रवाल जी, और उनसे आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, और भी बहुत कुछ जानने को है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी यात्रा कैसी रही। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बहुत सुंदर आपने समझाया कि ये भी एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। तो एडवर्टाइजमेंट कितने तरह की होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं? 7 तरह के एडवर्टीजमेंट समाज में प्रचलन में है जी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, जी आउटडोर, पीआर, पीओपी, सोशल एंड इवेंट, जी है ना। अखबार, टीवी, मोबाइल का आजकल जो सोशल गिफ्ट के रूम में जो हम देते रहते हैं, जी जो हम समय समय पे इवेंट करते रहते हैं। जी जैसे अभी राम मंदिर का इतना बड़ा इवेंट हुआ, जी ये एडवर्टीजमेंट ही है जी जो है। तो ये 7 प्रकार हैं एडवर्टीजमेंट के जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं, जी और इसमें कुछ चीज़ कॉमन है। जैसे किसी भी चीज़ का नाम है ना, जैसे राम मंदिर लिख दिया, जी उसको लिखने का स्टाइल, उसका कलर, उसका लेटर का फॉन्ट, वो बड़ा हो छोटा हो, लेकिन वो तरीका एक सही होगा। जी चाहे आप साधना टीवी का ही ले लें, किसी का ले लें, उनका स्टाइल लिखने का, कलर स्कीम, है ना, वो पंच लाइन, टैग लाइन, सब एक सी होती है। और ये सातों के सातों मीडिया में एक सी होती है। अच्छा कॉमन है ये बात, जी बिल्कुल। जी। तो आपने बताया कि 7 तरह की एडवर्टाइजमेंट होती हैं। बहुत कुछ जानने को आपसे मुझे भी मिल रहा है, व्यूअर्स को भी मिल रहा है। सर, इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी आपने जिक्र किया था कि राम मंदिर का एक एडवर्टाइजमेंट आपने किया था, और वहाँ पर कुछ एक ऐसी व्यवस्था आपने करवाई थी जिसके द्वारा, जिसके ज़रिए जो वहाँ पर अगले दिन भीड़ जो बेकाबू हो रही थी उसको थोड़ा कंट्रोल में लाया गया और सिचुएशन बिगड़ने से बचाया गया। इस वाक्य को थोड़ा बताएं। मैं राम मंदिर के महासचिव श्री चंपत राय जी से मिले, और उनका अपार स्नेह मेरी साथ है जी व्यक्तिगत रूप से। वो हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे संस्थान पे भी आए। जब मैं उनसे मिला तो बात करते करते मुझे कुछ ऐसा लगा जी कि जो उन्होंने आदेश दिया है वो तो होना ही चाहिए। वो आदेश था कि जो 2-2.5 लाख लोग पर डे आएंगे 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक, उनको भोजन कराना। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मुझे ध्यान आया कि यार ये कंट्रोल कैसे होंगे। मैंने फिर एसएसपी अयोध्या के नैयर साहब को फ़ोन करा। जी नैयर साहब के यहाँ से थोड़ी देर में ही मुझे फ़ोन आया कि आपको हमारे एडिशनल एसएसपी का फ़ोन आ रहा है और आप उन्हें कोई बात बताएं। जी मैंने एडिशनल एसएसपी सिटी को ये बात बताई कि जितनी बड़ी संख्या में दरसालू राम जन्मभूमि पे पहुंचने वाले हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था में आप पे ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था मुझे नहीं दिखाई दी। तो उन्होंने कई उदाहरण दिए। तो मैंने उनके उदाहरण सुनने के बाद कहा कि साहब आपको इसको कई टाइम्स बढ़िया करना होगा। तो हमने अपने एक क्लाइंट को कन्वेंस करके लगभग एक अच्छा 35-40 लाख रुपए का बजट उनसे अलॉट कराया, और ट्रैफिक बैरियर बना के दिए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे बैरियर पूरे सफल रहेंगे। जी और वे बैरियर आज भी राम मंदिर की मुख्य गैलरी तक में लगे हुए हैं। उन्हीं से ही ट्रैफिक को कंट्रोल हो रहा, और पूरे अयोध्या में लगे हुए हैं। जी लगभग हम लोगों ने 120, 240 के लगभग वो बना के जी दिए, जी जिसमें बैरिकेटिंग, जी और जिसमें पुलिस प्रशासन का या राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कोई पैसा नहीं लगा। जी वो सारा का सारा हमने अपने जो हमारे अपोलो पाइप के निर्माता हैं जी संजय गुप्ता जी और मनीष तायल जी, उनसे लिया,
जी। और बहुत सफल रहा। मैं कल ही 21 तारीख को राम जन्मभूमि के अंदर था। जी। लकीली मुझे किसी ने कुछ फोटोग्राफ भी प्रोवाइड कराए जी। और बड़ी प्रसन्नता हुई देख के। और राम जन्मभूमि के लगभग 2 किलोमीटर एरिया में पूरा ट्रैफिक उन्हीं पुलिस बैरिकेटर से कंट्रोल करा जा रहा है। कोई आदमी उन्हें लांग के दूसरी तरफ भी नहीं जा सकता, क्योंकि 4.5 फीट उनकी ऊंचाई है। और उस ऊंचाई को पार करने के लिए बीच में कुछ है भी नहीं कि उतार पकड़े और उतर पार कर जाए, मुश्किल है। बहुत अद्भुत सोच रही है आपकी कि आपने पहले से ही प्रशासन को बताया कि इन चीज़ों को हम कर सकें, जिससे कि एक ये भी चीज़ हुई कि एक तो प्रशासन भी सशक्त हो गया, इससे परेशानी किसी और को नहीं आई, क्योंकि जो श्रद्धालु आते उन्हीं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता, उनको भी दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। इसी के साथ सर, जब मैं आपके जो होम टाउन है मुजफ्फरनगर, जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पर जिससे पूछें आपका नाम, अरे वो तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। तो समाज सेवा की जो आपने एक बीड़ा उठाया था कोविड के समय से, जो आपने किया था, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपको कहाँ से ऐसा लगा कि अब समाज सेवा तो करनी चाहिए? कब आपको ऐसा लगा? अंशिका जी, मुझे ऐसा लगा कि कुछ होर्डिंग्स जब हमारे ऑर्डर नहीं आता जी, तो हम उस पर कुछ सोशल मैसेज लिखते हैं। एक वृक्ष अवश्य लगाओ, है ना, वृद्धों का सम्मान करो जी, माता पिता के चरण स्पर्श करो जी, संतों की बात सुनो, है, एक नेक काम प्रतिदिन अवश्य करो, भूखे को भोजन कराओ। तो वहाँ से धीरे धीरे मेरे अंदर प्रेरणा आने लगी। और कोविड में जी, 22 मार्च 2020 को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश पे संकट आने वाला है, जी, तो मुझे एमबीए की क्लास याद आई कि संकट काल में जो भी व्यक्ति शासन प्रशासन से अच्छा तालमेल बना के रखेगा, वो सेवा भी कर पाएगा और संकट से औरों को, लोगों को भी निकाल लेगा, स्वयं भी निकलेगा। जी, और मैंने वहीं से ये बात पकड़ ली कि भगवान ने इतना दिया है यार, इतना दिया है, हम तो अपेक्षा भी नहीं करते। तो उसके बाद चाहे कोई डिलीवरी का केस हुआ, चाहे कोई बीमारी का केस हुआ, चाहे किसी के बॉर्डर पार कराने का हुआ, चाहे किसी की बेटी हैदराबाद में, बॉम्बे में, गुड़गांव में, पूना में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, देहरादून में, विदेश की तो मैंने कोई गारंटी नहीं ली, पर देश की पूरी गारंटी ली, क्योंकि मैं शासन प्रशासन से समझ चुका था कि यदि कोई बाहर है जी, तो उसको हम बाहर से कैसे, मतलब अपने घर ला सकते हैं। जी, और पक्षियों का दाना, गऊओं का भोजन, भूखों का भोजन, डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार, ऑक्सीजन, मतलब प्रशासन ने किसी को रोका हो। मैं जब भी गया, मुझे पता नहीं भगवान का ये आशीर्वाद रहा, बहुत टाइट सिक्योरिटी में भी मुझे ना पुलिस वालों ने रोका, ना मेरा किसी फैक्ट्री वालों ने सिलेंडर भरने से रोका। और खूब सिलेंडर हमने बांटे। और मैं भगवान से डर के कहता हूँ ये बात कि किसी भी चीज़ का हमने एक पैसा किसी से नहीं लिया। यदि किसी पे सिलेंडर के लिए पैसे नहीं थे और वो कहता जी मैं कहाँ से सिलेंडर दूँ, देता भी वो कहाँ से बेचारा, सिलेंडर ऑक्सीजन का कहाँ से देगा खाली। मैंने तू ले जा, तेरा मन होगा दे दिए, नहीं होगा मत दिए। तो किसी ने भी नहीं रखा। और 6 सिलेंडर हम पे लगभग थे फैक्ट्री में, वो 6 के 6 सिलेंडर हम रेगुलर रूप से भरवाते रहे, देते रहे, भगवाते रहे, देते रहे। किसी को भोजन बनाने की सिलेंडर की ज़रूरत थी जी, तो हम लोगों पे 5-6 सिलेंडर थे, हम देते रहे उसको, तो हम भरवाते रहे अपने आप। जी, कारण क्या था कि मैंने पास बनवा रखे थे जी, कोविड के, ट्रैवल करने के, लोकल और आने जाने के, और किसी पे थे नहीं। तो
उन पास का सदुपयोग करना, शासन प्रशासन को सहयोग देना हमारी कहीं नैतिक जिम्मेदारी बनती है। किसी ने हमारे लिए पेड़ लगाए, किसी ने स्कूल बनाए, किसी ने सड़कें बनाई, किसी ने नदियाँ बनाई, किसी ने कपड़े बनाए, किसी ने दवाइयाँ बनाई, है ना, किसी ने किताब बनाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी हमारी भी है। सुई के 1 करोड़वा हिस्सा भी हम कर दें जीवन में, मैं कर दूं अपने लिए, औरों की तो बात मैं क्या करूं, सुई का 1 करोड़वा हिस्सा भी मैं कर दूं तो बस अपने माता पिता को धन्य कर दें। बिल्कुल सर, मैं वाकई में ये कहना चाहूँगी कि आपका बहुत अच्छा प्रयास रहा कि आपने ये नहीं सोचा कि मैं क्यों करूँ, क्योंकि बहुत से लोग सक्षम थे लेकिन ये भी चीज़ें थी कि हम क्यों करें, लेकिन आपने सक्षम होते हुए आपने ये भी समझा कि हाँ हम सक्षम हैं तो ईश्वर की कृपा है, तो जिसको ज़रूरत है हम उसकी मदद करें। और वो वक्त ऐसा था, क्योंकि हम सभी ने वो वक्त देखा है कि अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जा रहा है, कोई भी समस्या का थोड़ा सा समाधान मिल जा रहा है, खाना मिल जा रहा है, या फिर कोई परिजन बाहर है वो वापस आ रहा है, तो भगवान का ऐसे शुक्र मनाते थे उस वक्त कि स्वयं साक्षात भगवान ने आकर के मदद की है। वो वक्त बहुत कठिन रहा है सभी के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। सर चलिए, अब ये तो बात रही आपके समाज सेवा के काम की, बहुत आपने सराहनीय काम किया है। सर इसके साथ ही आपने पतंजलि का जिक्र किया, उसकी भी भूमिका, क्या भूमिका रही है उसमें आपकी, उनका जो अब ब्रांड वैल्यू बना हुआ है? सच्चाई तो ये है, महाराज जी की मेरे पर कृपा रही, मेरा तो कोई उन्हें योगदान नहीं रहा, पर यदि हम इस एंगल से भी देखें, जिस एंगल से आप देखें जी, तो महाराज जी एक छोटे से स्कूटर पे हुआ करते थे जी, और आचार्य जी घोटा लगाते थे दवाइयों का, जी, और हम लोग जाते थे तो बस हम चले जाते थे, वो देख लेते थे, मामला मतलब चलता था। जी, तो एक बार मेरी मुलाकात महाराज रामदेव जी से हुई और मैंने उनको कहा, महाराज जी जितना बढ़िया से आप करते हैं जी, इसको कहीं ना कहीं आप एडवर्टीजमेंट करें जी, जो है। तो महाराज जी ने हमें तो वो काम उस टाइम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मीडिया के कुछ सोर्स अपनाए जी, और बस इतनी पवित्रता से उन्होंने वो काम करा कि आज वो हमें बहुत बड़ा काम देते हैं, हमें भी बहुत बड़ा काम देते हैं। जी, और मैं उनके छोटे भाई की तरह से हूँ बिल्कुल। मेरा उनसे बड़ा स्नेह है, अपनी माता जी से उन्होंने मुझे मिलवाया, भाई से मिलवाया, और एक परिवार की सदस्यता की तरह मैं मानता हूँ। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि योग गुरु बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी दोनों ही लोग हमारे निवास पे अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे पूरे परिवार को आए। जी, बहुत सौभाग्य की बात है इनका भी आना। और सर अब इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि उनका तो आपका भूमिका रही, उनकी भी आप पर कृपा रही, तो दोनों साइड से चीज़ें चली। और जैसे कि आपने मेरी तो नहीं रही उन पर, मैं तो नहीं आपने बस स्टार्टिंग में एक आइडिया दे दिया था, लेकिन सर ऐसा होता है ना, कई बार एक छोटा सा आइडिया काम कर जाता है। हाँ हाँ, ये तो मेरा तो मानना ये हो सकता है कि कई बार हम उस क्षेत्र में देख नहीं रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा सा सुझाव दे दे और वहाँ करने लग जाए उस काम को, तो चीज़ें बदल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। जी सर, अब इसके साथ एक और मेरा प्रश्न है कि महिलाओं का क्या कुछ योगदान रहता है? क्या एडवर्टाइजमेंट फर्म्स में क्या महिलाओं का किस तरह का योगदान है? महिलाओं का, पहले तो महिलाएं बिल्कुल आदरणीय, पूजनीय, सम्मान्य होती है। जी, चाहे वो छोटी बच्ची हो, हमारे यहाँ कन्या पूजन का विधान भी है, और चाहे फिर वो माँ के रूप में हो, दादी के रूप में हो, और पत्नी के रूप में हो, हमेशा आदरणीय होती है। जी, हम जब उनको एक सकारात्मक तरीके से देखते हैं
तो एडवर्टीजमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल आता है। हेमा मालिनी जी को कोई ऐसे नहीं जानता, ऐश्वर्या राय जी को कोई ऐसे नहीं जानता। जी। उन्होंने बहुत सारे त्याग करे होते हैं, और जब वो किसी भी एडवर्टीजमेंट में आती हैं तो बीइंग ए लोकल बहुत हमारे लिए महत्व नहीं होता, लेकिन जब वो ब्रांड बन के पूरे देश में जाते हैं और उस ब्रांड की पुशअप होती है तो पता लगता है कि ये हेमा मालिनी जी के कारण, ऐश्वर्या राय के कारण, रेखा जी के कारण और बहुत सारी विभिन्न लोकल एक्टर्स के कारण वो प्रोडक्ट दिन दूनी चार चौगुनी तरक्की कर गया। जी। है ना। ऐसे बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, ऐसे बहुत सारे शूज वाले हैं, ऐसे बहुत सारे कपड़े वाले हैं, ऐसे बहुत सारे हेयर ऑयल वाले हैं, हेयर कलर वाले हैं, मोबाइल वाले हैं, जो महिलाओं की भूमिका को एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। जी। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सीधा सीधा हमारी सेल पे, हमारी गुडविल पे, हमारे एडवर्टीजमेंट की क्वालिटी पे दिखाई देने लगता है। जी। हम कोई सा भी मीडिया अपनाए साथों में से जी। जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो हमारी कोशिश होती है महिला का फोटो और अच्छा होना चाहिए, हेयर स्टाइल और अच्छे होने चाहिए, कपड़े और अच्छे होने चाहिए, शूज़ का विजुअल और अच्छा होना चाहिए, ज्वेलरी की डिज़ाइन और अच्छी होनी चाहिए, मेकअप की चीज़ों का और अच्छा किट होना चाहिए, चाहे वो किट पकड़ के ही दिखा रही हो तो पूरी की पूरी चीज़ एक साथ दिखाई देती है। जी। है ना। तो बहुत बड़ा योगदान है एडवर्टीजमेंट की इंडस्ट्री को उठाने का। जी। मैंने एक नहीं कई ऐसे प्रयोग करके देखे कि जब हम एक एडवर्टीजमेंट को महिला के हाथ में देते हैं तो इतना सकारात्मक नहीं आता, इतना मतलब जब एक प्रोडक्ट हम महिला के हाथ में देते हैं तो ज़्यादा उसका रिटर्न आता है। जी। और वही प्रोडक्ट किसी अच्छे पुरुष के हाथ में देते हैं, एक्टर के हाथ में देते हैं तो इतना नहीं आता। जैसे मैं आपको बिल्कुल रिवर्स बात बता रहा हूँ, सरिया है, सरिये का महिला से कोई मतलब नहीं है, जी। लेकिन जब उस सरिये को पकड़ के यार मोड़ती है ना उसको, तो लोगों को लगता है, उसको यूज़र को लगता है यार ये अच्छा है ना। जी। तो ऐसा कई सरिये वालों के साथ हमें करने का मौका मिला। जी। ऐसे कई प्रोडक्ट हैं कि महिलाएं चाय पी रही हैं, दूध पी रही हैं, अंडरगारमेंट की एडवर्टीजमेंट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के बारे में, किस तरह का काम रहता है, और सबसे ज़रूरी आज हमने जाना सत्य प्रकाश रेशु अग्रवाल जी के बारे में कि उनकी यात्रा कैसी रही। आशा है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर।